ठीक है जी। रियल स्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल। पीके जी ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਵੈਲਕਮ। थैंक यू वेरी मच युगेश जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स जी। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ 3-4 ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। मतलब कि मैं हैरान होना सुन के गल कि 60,000 इनकम है और 1.5 मिलियन का घर है और एक्चुअल इनकम 60,000 है। अगर मान लो कोई कैब ओनर हैगा वो दिखाता है 25,000, लेकिन उसकी इनकम मान लो 70,000 हैगी, 80,000 हैगी, 1.5 मिलियन का घर है, $8 लाख की मॉर्गेज हैगी। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸਕ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, वो कोई परेशानी से नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जो जैनवन हैगा उन्होंने अगर हीलक बना रखी है, 5-6 लाख की हीलक हैगी, मैं कहना 50-60 हज़ार उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट देना भी पै गया तो फिर भी 4-4.5 लाख बचा हुआ है और मार्केट बाउंस बैक कर रही है। दिसंबर बाद देख लेना अब वापिस आ रही है, बिल्कुल कोई ज्यादा लंबा नहीं चलने वाली। आरबीसी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, TDC भी आ चुकी है, असं भी इस एनालाइज कर चुके हैं। शाम के टीवी शो के अंदर मैं और मोंगा बिल्कुल इस बारे क्लीयर असी पॉइंट वाइज डिस्कस कर बैठे थे। कहोगे तो अज रात फिर असी डिस्कस कर लांगे, इस बारे दोबारा रिवाइज कर लांगे। लेकिन जो जैनवन हैगा जिन्हें बुक किया है, बड़ा एक सिंपल एग्जाम्पल दे देना। चलो मैं अपना एग्जाम्पल दे देना, हूँ मान लो मैं एक्सचेंज ही दे देना। चलो एक्सचेंज के अंदर मैं एक्सचेंज 1 मैं बुक कराया सीगा जिस वक्त अपने वास्ते, उसका प्राइस सीगा सर $850 तो लैके $900 पर स्क्वायर फीट। एक्सचेंज 4 आते आते $1,250 पर स्क्वायर फीट हो गया। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1350 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ $100 ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੌਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ 1 ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ 850 900 ਵੀ ਚਲੋ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ 1350 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 1250 ਹੋ ਗਿਆ, 1200 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਰ ਵੀ 33% लगभग 38-39% ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੌਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਪਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, क्योंकि बैंक भी अगर अप्रेज वैल्यू मार्केट प्राइस करेगा फिर भी इन्होंने उसको बहुत सस्ता लेता है। ऐसे हो गया थोड़ा प्री कंस्ट्रक्शन दर। रीसेल के अंदर असं हमेशा कहते थे कि तुसी सोच समझ के लेना, लॉन्ग क्लोजिंग ना करना, क्योंकि अप्रेज वैल्यू अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अपने को कुशन रखना। जिन्होंने यह रूल फॉलो किया है उन्होंने परेशानी नहीं आ रही, लेकिन जिन्होंने क्या जी कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारे साथ है तो बस उसका साथ ला लो, फिर तुसी परेशानी से आ रहे हो। यही एनालिसिस मैं कर सकना, और तो कोई गल नहीं। लेकिन फॉर सेफ्टी रीजन मैं हुण भी कहूँगा जेडे हुण लै रहे ने, दिस इज अ टाइम टू बाय नाउ, ज्यादा वेट ना करो, लेकिन हुण भी नेगोशिएट करके लो और जल्दी क्लोजिंग या जल्दी अप्रेजल करा। तुसी अफोर्ड जिन्ना कर सकते हो उन्ना ही लो। कागज ये वो फजूल की गल्लां ना जाओ, क्योंकि तुम खुद परेशानी जाओगे। मेरे को खुद अब ये फोन आते हैं कि मैंने 4 महीने पहले घर लिया था जी, मेरा घर बेच दो, मैं नहीं ले पा रहा, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा। 4 महीने पहले, 2 महीने पहले वाले भी मेरे पास फोन आया कि 2 महीने पहले मैंने लिया था। मैं कहा जी मेरी तो आपसे बात हुई थी रेडियो के ऊपर भी, वैसे भी कि मैंने कहा था मत लेना, बस जी दिमाग खराब हो चुका था, मैंने किसी और के थ्रू ले लिया। यानी कि अगर पीके ने मना करता ना लेना तो उन्होंने पीके नहीं छाड़ता पीछे, तो किसी और के थ्रू ले लिया, उन्होंने फिर पीके को ला गया कि जी मैंने अब तो बेचना, अब तो गलती हो गई। दिस इज द थिंग। अगर मैं आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरा एक भी क्लाइंट आज तक परेशानी से नहीं आया। बहुत प्राउडली मैं अगल कहने जा रहा, एक भी क्लाइंट। हाँ 2-4 जरूर आए ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀਗੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਆਰ 'ਚ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, 3-3 ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਡੀਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੇਸ 2-3 ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ आई। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट। जी वेरी नाइस जी। गिरीश जी तुसी आंदे रहो, गिरीश जी गो अहेड। हाँ जी, मेरा सवाल पीके सब्बरवाल जी से है। पीके सब्बरवाल जी, 1.5-2 साल पहले मैंने पूछा था ये ग्रीन्सबी, किचनर, कैम्ब्रिज की तरफ उधर घर के दाम क्यों बढ़ रहे थे? कोई इंडस्ट्री तो सुना नहीं वहाँ पे आ रही है, राइट? लेकिन अब सबसे ज्यादा वहीं पे फॉल हुआ है, तो इसके बारे में क्यों हुआ है? थैंक यू सो मच। नहीं, क्योंकि वहां पर जितना बड़ा सिंपल सी एक हम लोग लॉजिक कई बार कहा करते हैं, जितनी तेज बॉल आप जमीन में मारोगे उतनी तेज ऊपर आएगी। जितने वहां पर प्राइस जहां पर बढ़े हैं, सिर्फ वहां पर ही नहीं, जितने किचनर, वाटरलू, वुडस्टॉक, लिंडसी, चैथम, जहां ब्रैंडफोर्ट सबसे हाईएस्ट, ब्रैंडफोर्ट, जहां पर जितने ज्यादा प्राइस बढ़े थे उतने ज्यादा वहां गिरे। आपको बड़ी सुन के हैरानगी होगी, उतने ज्यादा वहां पर गिरे। सबसे कम पता है कहां पर प्राइस गिरे? जहां पर सबसे कम बढ़े थे, और वो था मिसागा। मिसागा में ये हिट सबसे कम हुआ है, क्योंकि मिसागा में सबसे कम बढ़े थे। जो अपना ब्रैम्पटन है, इसका नंबर 3rd आता है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये ऐसी सिटी थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कंट्री साइड आप ले लो, कॉटेज इंडस्ट्री ले लो, मेरी भी कॉटेज वहां पर है। बहुत जबरदस्त प्राइस वहां पर जो है अचानक बढ़ गए थे, सबसे ज्यादा वहां पर गिरे हैं। उन सिटी ज्यादा ओनली यहाँ पर नहीं, जो ज्यादा जो गिरे हैं उनमें ये भी आता है। वो वहां पर भी गिर गए, क्योंकि वहां पर अनाप शनाप प्राइस बढ़ गए थे, लोग बाहर चले गए थे। लेकिन अभी भी वहां पर प्राइस जो है बहुत कम है। अगर आप हॉट स्पॉट को देखो तो अभी भी प्राइस वहां पर बहुत कम है। लेकिन यस, अगर गलत प्राइस बढ़ा था तो नेचुरली वहां पर गिरेगा तो जरूर। जी ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल जी। हाँ जी, कपिल जी तुसी आंदे रहो, कपिल जी गो अहेड। युद्धदेव जी, पीके जी, मोंगा साहब, नमस्कार जी। नमस्कार सर। कोई भी जवाब दे सकदा तुहाडे चों। मैं पुछना चाहता सीगा कि जेडे M3 ਜਾਂ कोई भी M कंडो है, इन्हां ने क्लोजिंग करनी सीगी 23 अक्टूबर विच। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 23 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਫਲੀ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ, 26 ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਰ। 26 ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਲੋजिंग 3 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ M3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ M3 ਦੀ ओरिजिनल ਕਲੋजिंग ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। M3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। M2 ਸੀਗਾ, M3 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 25 ਸੀਗਾ, ਉਹ 26 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਟੈਰਿਨ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2029 ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜੋ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਹੈ 20%, ਪ੍ਰਾਈਸ बढ़ ਰਿਹਾ ਹੈ $1 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 20 ਸੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। डिले होना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਸ ਟੂ ਦਾ ਬਿਲਡਰ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 26 ਚ ਹੋ ਜੇ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ 26 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਸਰ January 27। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਕਲਾਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪੀਕੇ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਿੱਦੂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और फिर बताएंगे अपनी अगली कॉल वाला। हाँ जी अनिल जी, तुम आते रहो। अनिल जी गो अहेड। हाँ जी जीवियों को नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेरा छोटा प्रश्न होगा जी से कि देखिए प्रकृति का सीधा सा नियम है कि किसी का लाभ तो किसी की हानि किसी के लाभ में परिवर्तित होती है। अब इस समय जो परिदृश्य चल रहा है, उस परिदृश्य के अंदर जितने भी लोगों ने मोर्टगेज ली हुई है, जिनकी मोर्टगेज रिन्यू होने वाली है, उनकी हानि है और बैंकों का लाभ है। बैंक जब मिनिमम के ऊपर थे तब भी वो बड़ा अभूतपूर्व लाभ अर्जित कर रहे थे, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं है वो, ठीक है जी, वो संख्या बहुत बड़ी है। तो उसके बाद ये जो संख्या है ये कहीं और ऊपर चली जाएगी, तो ये इसके बाद अब क्या परिदृश्य क्या बनेगा? मुंगा साहब आप क्या समझते हैं इससे जो ये लिया गया है निर्णय कि इससे इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी, तो कहीं आपको आसार नजर आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होगी? एक्चुअली क्या है सर, इकोनॉमी के अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए, जब तक आप इन्फ्लेशन को कम करने का तरीका ये होता है कि डिमांड रोकनी होती है। सो डिमांड रोकने का यही तरीका है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग पैसा खर्चना बंद करें, उनके हाथ से पैसा निकाला जाए। ठीक है, बैंक्स को बेनिफिट हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट बैंक्स को कहीं नुकसान भी हो रहा है, उनको मोर्गेज नहीं दे पा रहे हैं आजकल। मोर्गेज लोगों ने लेना बंद कर दिया है, मकान नहीं खरीद रहे हैं लोग। तो बेसिकली हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है कि अगर हमें इन्फ्लेशन रोकनी है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। इससे किसी को फायदा हो रहा है, हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हम कहीं बहुत बड़े रिसेशन में ना चले जाए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में ना आ जाए। तो हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं बचा है कि इसको हम कुछ और कर सकते। अच्छा मुंगा साहब, ये आज आप जो इन्फ्लेशन का जो एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, आप तो बुद्धिजीवी हैं, तो इसमें जो अब इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ने के बाद कि जो बाजार के अंदर जो कीमतें हैं वो दुगनी हो जाती हैं, वो कितना बढ़ना चाहिए उसके बाद दुगनी होंगी? सर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज दुगनी हो जाती है। कई चीजें दुगनी हो जाती हैं, कई चीजें 1.5% बढ़ी हैं, 1.25% बढ़ी हैं, लेकिन हम जो कैलकुलेट करते हैं वो टोटलिटी में एक एवरेज निकालते हैं। इसमें 800 से ज्यादा की आइटम्स होती हैं। सो हर आइटम दुगनी नहीं हो सकती, लेकिन ऑयल तो दुगना हुआ पड़ा है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन 8% ही है, क्योंकि बाकी चीजें कई चीजें ऐसी हैं जो 1.25% बढ़ी हैं, कई 1.5% बढ़ी है, तो हर चीज दुगनी होने की उम्मीद नहीं होती है नॉर्मली। सो ये एवरेज है सर, इसको हम एवरेज कहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ना आप ये देखिए जो खाद्य पदार्थ हैं वो दुगने या 3 गुना हो चुके हैं, बिल्कुल हो जो है। तो इसको जो इन्फ्लेशन जो रेट है वो क्या ये जो उनकी जो बड़े की जो कीमतें हैं, जो इन्फ्लेशन रेट सरकार की तरफ से प्रस्तावित किया जा रहा है, बताया जा रहा है लोगों को, नागरिकों को, क्या वो दोनों आपस में मिलते हैं? वो तो मिलते ही है सर, ये तो कैलकुलेशन प्रॉपर की जाती है। जब 800 आइटम्स को आप लोगे, उसमें आप ये सारी चीज, उसमें कपड़े भी आएंगे, उसमें ट्रैवल भी आएगा, उसमें आप बाल कटवाने जाते हैं वो भी आएगा, आप योगा स्टूडियो जाते हो, रिक्रिएशनल आप जिम जाते हो, उसकी कॉस्ट भी आएगी। तो हर चीज की कॉस्ट आएगी इसमें। तो जब कैलकुलेशन एवरेज निकाली जाएगी 800 आइटम की, तो कई चीजें जैसे आपने बोला 3 गुना हो गई हैं, कई चीजें, मैं वही तो बार बार बोल रहा हूँ, 1.25% ही बढ़ी है, कई चीजें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, वही रेट बढ़े हुए हैं। तो एवरेज निकली है उन सब की। अनिल जी, आपका जो पहला क्वेश्चन था, सॉरी मेरे उसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मोंगा जी आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। जो बैंक के इंटरेस्ट रेट की बात थी ना, वो उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स एनालाइज किए हुए थे, मैं बात करूंगा, पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अनिल जी मैंने इसके बीच में टोका कि आप फोन काटिएगा मत,
ठीक जी जी मंगा साहब जी मैंने तो कंप्लीट कर ली, क्योंकि ये तो एवरेज है। मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि हर चीज दुगनी हो गई है, हर चीज 3 गुना हो गई है। इसकी एवरेज निकाली जाती है। अब एक आइटम को या 10 आइटम को अगर हम डबल ट्रिपल कर ले और उसके अगेंस्ट अगर 20 आइटम 30 आइटम का रेट ही नहीं बढ़ा है तो उसकी एवरेज निकाली जाएगी। है तो लेकिन मुंगा साहब इसमें एक प्रश्न छोटा सा और ये भी बनता है कि देखिए जो आवश्यकताएं होती हैं, कुछ होती हैं जो विलासितापूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। आवश्यकताएं आपको चाहिए ही होती है, चाहे आपके पास आए हैं या नहीं है। तो वो जो वर्ग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ इस सारे विषय के अंदर। सही कह रहे हैं। हाँ, तो उस विषय को कहीं ना कहीं सरकार को उसकी जो आंकड़े हैं, उसके जो फिगर्स हैं, अलग से नहीं देनी चाहिए कि जो आपकी जिंदा रहने की जो जरूरतें की चीजें हैं वो इतनी प्रभावित हुई है, बाकी इतना प्रभावित हुआ है। तो इससे जो नागरिक हैं उनको कुछ ज्यादा अच्छा संदेश नहीं जाएगा इससे। ये सर एक्चुअली क्या होता है, हम गवर्नमेंट को हर बार जब बीच में ले आते हैं ना, मुझे उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट का रोल नहीं है इसमें बैंक ऑफ कनाडा, स्टैट्स कनाडा, इसमें कोई एमपी उठ के नहीं बताएगा आपको। या ठीक है, स्टैट्स कनाडा, बैंक ऑफ कनाडा गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, लेकिन दे आर द डिफरेंट बॉडीज। हम दुनिया के हिसाब से काम करते हैं, ना कि अपने हिसाब से हम खड़े होकर सुबह ये करना शुरू करते हैं कि हाँ जी हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। नहीं सर, दुनिया में इन्फ्लेशन इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, इकोनॉमी में ऐसे ही की जाती है। हम अगर इकोनॉमी के रूल चेंज करना चाह रहे हैं तो हमारे बेस पे तो नहीं होंगे सर। आप कल सुबह लॉ चेंज करना चाहें तो आप तो नहीं कर पाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे किया जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से कोई चीज है। लेकिन फिर भी बीच बीच में जो आती रहती हैं स्टेटमेंट, जैसे ऑयल प्राइसेस का 55% कुछ बात कर रहे थे। अगर हम कोर इन्फ्लेशन देखें, अगर एनर्जी प्राइस को निकाल दें, हमारी 6% ही रह जाती है 8% की बजाय। मतलब 2% का इम्पैक्ट सिर्फ एनर्जी का है उसमें, पूरे इन्फ्लेशन में 2%। जी पंकज जी करिए। जी मैं बस यही कहना चाह रहा था कि हर चीज की अपनी अपनी कैलकुलेशन उसी हिसाब से की जाती है। हम अपने आप, मैं आज आके बोलूं कि हमें सिर्फ इसी की फिगर चाहिए, यस मिल जाएगी उसकी फिगर भी, लेकिन आपको स्टैट्स कनाडा की साइट पे जाके पूरी रिपोर्ट पढ़ के आप उसमें से निकाल पाओगे। लेकिन जब एक अनाउंसमेंट्स आती हैं जो ऐसे दी जाती हैं, वो परसेंटेज वाइज हर चीज को अकेला अकेला नहीं बताते हैं। वो बेसिकली वो उसकी परसेंटेज और एवरेज निकाल के बताई जाती है। सो 2% एनर्जी की एवरेज है बेसिकली पूरी इन्फ्लेशन में, विच इज लाइक अगर आप 8% में 2% देख रहे हैं तो बेसिकली आप ऑलमोस्ट 30% देख रहे हैं। सो उसकी एवरेज है सिर्फ। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी मैं आपके इस बैंक का जो बात करना चाहता था, ये मैं यहाँ पर जरूर चाहूंगा कि बैंक ऑफ कनाडा इंटरफेयर करे बीच में और कुछ रूल्स लेके आए। मैं थोड़े से एग्जांपल देता हूँ आपको। जब ओवरनाइट रेट 0.25 था और प्राइम 2.45 था और बैंक उसके ऊपर 1.2 की माइनस करके 1.25 में आपको मॉर्गेज दे रहा था। ओवरनाइट 0.25 और आपको वो दे रहा था 1.25। चलो इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन प्राइम के साथ तो उसका लिंक है। तो यानी कि अब जब ये बढ़कर 4.7 हो गया प्राइम, ओवरनाइट 2.5 हो गया, तो इन्होंने वेरिएंस 1% कम करने की बजाय 0.5 कर दिया। यानी कि बैंक के प्रॉफिट बहुत बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। आपने देखा होगा बिलियन, 4.4 बिलियन किसी बैंक का बढ़ गया, 3.1 बिलियन किसी क्वार्टर में किसी बैंक का बढ़ गया। जब इतने ज्यादा मॉर्गेज बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यहाँ पर तो अब मुझे एक आपको और एग्जांपल देता हूँ। मोंगा साहब को याद होगा जब 0.25% 0.25 जब इंटरेस्ट गिरा तो बैंकों ने प्राइम 0.25 नहीं गिराया था, 0.15 गिराया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रॉफिट खा गए थे, तभी ये 2.45 यानी तो 2.5 होता है यहाँ पर, राइट। तो वहां पर तो वो मार्जिन खा गए। जब 0.25% 25 बेसिस पॉइंट गिरा तो बैंक ने प्राइम 25 बेसिस पॉइंट कम नहीं किया, 2 बार 0.15 किया। तो अब क्यों नहीं करते? जब 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो उन्होंने प्राइम सीधे 1% क्यों बढ़ाया? अब क्यों नहीं प्राइम को 0.75 बढ़ाते? यहाँ पर इंटरफेरेंस को बैंक ऑफ, हाँ जी 100% एग्री करता हूँ सर मैं। यहाँ पर बैंक ऑफ कनाडा की इंटरफेरेंस चाहिए, की बात बड़ी सॉलिड है यहाँ पर। मुझे बहुत अप्रिशिएट मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको जो आपने पॉइंट मुद्दा उठाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यों नहीं होता? यहाँ पर लोग मर रहे हैं पेमेंट देने में और बैंकों का प्रॉफिट बढ़ गया। वहां देखिए उनका डिफरेंस वहां पर आ रहा है ओवरनाइट के अंदर, और जो देते थे वेरिएंस के बाद सिर्फ 1% का, और अब ओवरनाइट 2.5
और आपको दे रहे हैं 4.2, तो यानी कि आपका लगभग 1.7, आपका प्राइवेट तो पौने 2 गुना बढ़ गया। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आप क्यों नहीं उसी बेसिस के ऊपर चलते? और दूसरी बात, अप्रूवल, जो लोगों की अप्रूवल है, जो स्ट्रेस फैक्टर है, पहले था 5.25 और जो आपको मिलता था उसके ऊपर 2% ऐड कर देते थे आप। तो अब जाके फर्क पड़ गया, 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही।